24 अक्टूबर। हिंदू पेज 14। बासमती चावल। इसका दाना लंबा होता है, खुशबूदार होता है। सबसे ज़्यादा बासमती चावल इंडिया में उगता है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी इंडिया से ही होता है। पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत कम। इंडिया में कौन से स्टेट्स को जीआई टैग मिला हुआ है? नॉर्थ से साउथ की तरफ चलो, बस मध्य प्रदेश तक मत पहुंचना। जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी। ध्यान रखना है कि एमपी को जीआई टैग नहीं मिला है। एपेडा बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने में मदद करती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम एक्सपोर्ट्स और बढ़ा सकते हैं। एक तरीका तो क्या है, यूरोप कई बार बहाना मार देता है कि इस बार आपके चावल में पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा हैं। तो तरीका क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग से चावल को इतना मजबूत बनाओ, डिजीज़ टॉलरेंट बनाओ कि हमें कम पेस्टिसाइड छिड़कने पड़े। जब हम खेत में कम पेस्टिसाइड डालेंगे तो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चावल, उसमें भी पेस्टिसाइड कम होंगे, तो फिर हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है? डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। नॉर्मली क्या होता है, पूरे खेत को पानी से ढक दिया जाता है ताकि उसमें वीड्स ना उगें, एंड चावल को कहीं और उगाते हैं नर्सरी में। फिर कुछ टाइम बाद जब चावल का पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर उसको मैनुअली ट्रांसप्लांट किया जाता है खेत में। इसकी वजह से आपकी पानी की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ गई, पानी की वेस्टेज हुई, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ गई, है ना। तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में क्या होगा, आपको खेत को पानी से नहीं ढकना पड़ेगा, आप सीधा सॉइल में चावल को उगा सकते हो। लेकिन फिर वीड्स तो उगेंगे, क्योंकि हमने ढका क्यों था पानी से? वीड्स को रोकने के लिए। अब क्योंकि पानी से नहीं ढका है तो वीड्स उगेंगे। वीड्स को मारने के लिए आप हर्बिसाइड छिड़कोगे। जब हर्बिसाइड छिड़कोगे तो हर्बिसाइड से वीड्स तो मर जाएंगे, लेकिन आपका चावल बच सकता है अगर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उसको इतना मजबूत बनाया है ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिससे हम अपने एक्सपोर्ट्स और बढ़ा सकते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट और राइस ब्लास्ट दो कॉमन राइस डिजीज हैं। हिंदू पेज 8। रानी की वाव, क्वींस स्टेपवेल। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 100 रुपये के नोट के पीछे इसकी फ़ोटो बनी हुई है। गुजरात के पतन में सरस्वती रिवर के पास ये है। रिवर के पास होने की वजह से बहुत सारी सिल्ट इसमें जमा हो गई थी। ये पूरा सिल्ट से ढक गया था, ऊपर बिल्कुल मैदान की तरह लगता था। किसी को पता नहीं था कि नीचे इतना बढ़िया अजूबा छिपा हुआ है। 1940s में डिस्कवर किया गया कि यहाँ पे नीचे कुछ तो है। फिर 1980s में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रॉपर डिगिंग करके ये सारी सिल्ट वगैरह हटाई और दिखाया कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है। 1000 साल पहले रानी उदयामती ने ये किंग भीमदेव के लिए बनवाया था। ध्यान से अगर इसका आर्किटेक्चर देखा जाए तो ये एक इन्वर्टेड टेम्पल की तरह से है। हिंदू पेज 8। सुदर्शन लेक। गुजरात के सौराष्ट्र या काठियावाड़ रीजन के गिरनर हिल्स में ये लेक है। इसे इनिशियली चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, फिर बाद में राजा अशोक ने भी इसमें कुछ काम करवाया था। फिर और कुछ साल बाद शाका रूलर रुद्रदमन वन ने भी इसको रेनोवेट करवाया था। रुद्रदमन वन ने जब जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लिखवाया तो उन्होंने उसमें सब कुछ लिखवाया था कि कैसे इस लेक को पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, फिर राजा अशोक ने इस पर काम करवाया, और अब रुद्रदमन वन ने भी इसको रेनोवेट किया था। हिंदू पेज 8 पे एडिटोरियल दिया है जिसमें मेंस पर्सपेक्टिव से तो नहीं, लेकिन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र है जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल, इसको मेरू ऑफ साउथ भी कहते हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तमिलनाडु के थंजावुर में कावेरी रिवर के पास। लॉर्ड शिवा को ये टेम्पल डेडिकेटेड है। चोला एम्परर राजा राजा वन्ने ने बनवाया था 1010 AD में, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 साल पहले। कल्लनई डैम, इसको ग्रैंड एनीकट भी कहते हैं। एनीकट मतलब एक छोटा सा चेक डैम, कोई बहुत बड़ा डैम नहीं है, छोटा सा चेक डैम होता है ये। इसको चोला किंग करिकल्लन ने बनवाया था। ये भी थंजावुर में कावेरी नदी के पास है। उय्याकोंडन कैनल, ये भी कावेरी रिवर से ओरिजिनेट होती है। चोला पीरियड में 1000 साल पहले इसको बनवाया गया था। नीरकट्टी,
पर्सन इन चार्ज ऑफ इरिगेशन, ठीक है, पानी ठीक से आता रहे खेतों में, उसके लिए जो पर्सन इन चार्ज था उसको नीरकट्टी कहते थे। चोला एडमिनिस्ट्रेशन में विलेजेस को क्या कहते थे? कुडुम्बु। एक और फेमस सिस्टम है कुडावोलाई सिस्टम। इतनी डिटेल ज़रूरी नहीं है, बट एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ लो कि कुडावोलाई सिस्टम का मतलब क्या है कि इलेक्शंस कैसे होते थे चोला एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, एक पॉट था, उसमें जो भी लोग कंटेस्ट करते थे इलेक्शन, उनके नाम पाम लीफ में डाल दिए जाते थे। हर विलेज में 30 वार्ड होते थे, हर वार्ड से एक बंदा इलेक्ट होता था और कुछ कमिटीज़ बनती थी। तो उन कमिटीज़ को, विलेज कमिटी को क्या कहते थे? वारियाम। अब वारियाम से पहले मान लो वर्ड लग जाए न्याय, यानी कि जस्टिस की बात हो, ये कोई जस्टिस कमेटी होगी या कोई पर्सन होगा हु इज़ इन चार्ज ऑफ जस्टिस। तो न्याय मतलब जस्टिस। पौन वरियम, पौन मतलब फाइनेंस या फिर गोल्ड, जो बंदा फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंचार्ज होगा। धर्म वरियम मतलब टेम्पल का ध्यान रखने वाली कमेटी या बंदा कोई। ऐसे ही एरी, ERI, ये प्रीलिम्स में आ चुका एक बार है ना, तो एरी मतलब टैंक या फिर वाटर सप्लाई उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही टोटा वरियम, ये गार्डन्स के लिए है, गार्डन्स की देखरेख के लिए। एडिटोरियल, हेट इन सोसाइटी, ये हमने क्लास 73 में डिस्कस किया था। यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स दिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में जो नफ़रत का माहौल बन गया है उसे ख़त्म करने के लिए पुलिस को एक्टिवली सख्त कदम उठाने चाहिए। आखिर देश में इतना नफ़रत का माहौल बन क्यों रहा है? आजकल जो रिलीजियस गैदरिंग्स होती है ना, वहाँ पे लोग अपने धर्म को डिस्कस करने की बजाय दूसरे धर्म को डिस्कस करते हैं, दूसरे धर्म की बुराइयाँ करते हैं। कई बार वो बुराइयाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को बिल्कुल मार देने वाली, नरसंहार करने वाली धमकियाँ दे दी जाती हैं, एंड उसके बावजूद ये लोग छूट के बच जाते हैं क्योंकि पुलिस कोई एक्शन लेती नहीं है। फेस्टिवल्स में हमारा फोकस आजकल खुद का फेस्टिवल सेलिब्रेट करना कम होता है और फेस्टिवल वाले दिन दूसरे धर्म की बुराई करने पे ज़्यादा फोकस होता है। हम जब रैलीज़ निकालते हैं तो हमारा फोकस अपना रिलीजन प्रोपोगेट करना नहीं होता है, हमारा मकसद होता है कि दूसरे धर्म की बुराई करो, उनके खिलाफ नारेबाजी करो। जब नारेबाजी होती है तो वायलेंस हो जाता है। वायलेंस के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन बाद में करती है, लेकिन एक्शन पहले लेती है, और जब ये बायस्ड एक्शन होता है तो उससे सोशल डिविजन्स बढ़ जाते हैं। ऐसे केस में जुडिशरी का क्या रोल है? जुडिशरी का रोल होता है जब भी एग्जीक्यूटिव काम ना करे या काम ठीक से ना करे तो एग्जीक्यूटिव को नच करना, यानी कि छोटा सा पुश देना कि अरे भी क्या बात है, काम ठीक से क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग। जैसा देखने को मिला था, हरिद्वार कॉन्क्लेव में काफ़ी हेट स्पीच दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस से कि अब सिमिलर इवेंट रुड़की में होने जा रहा है तो इवेंट तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस इवेंट में हरिद्वार जैसी धमकियाँ नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस ने फिर एक्शन लिया और पुलिस ने ये इवेंट ही कैंसिल करवा दिया। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि हमारा सिर्फ एक ही एम होना चाहिए, देश को मजबूत करना, और देश को मजबूत करने का फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अगर हम फॉलो करेंगे तो देश मजबूत होगा, और जो भी ग्रुप या इंडिविजुअल्स सोसाइटी को तोड़ने की बातें करते हैं अपने खुद के बायस की वजह से, वो बायस हमारे अंदर डालते हैं, हमें उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहिए। वीडियो जल्दी आए लेट आए आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एग्ज़ाम आपको देना है, रैंक आपको लानी है, आंसर आपको लिखने हैं, तो प्रैक्टिस उसकी आपको करनी पड़ेगी। नो एक्सक्यूजेस प्लीज़।